हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। आ गए हम थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी के लेक्चर नंबर 8 में, जो कि हमारा एंड ऑफ द लेक्चर है, मतलब एंड ऑफ द चैप्टर है। तो मैं आपका रामलाल यादव उर्फ बायो यो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 8 में, जो भी सर ने क्वेश्चन कराए थे। लास्ट लेक्चर में सर ने एक ग्राफ बताया था जिसमें एक और डेटा मुझे बताना था, बट मैं भूल गया था। क्या था? ऐसे ग्राफ था, एक ऐसे ग्राफ ले लो, एक ऐसे ग्राफ ले लो, एक ऐसे ग्राफ ले लो। ठीक, इसको मानो टेम्परेचर T1 पे, इसको T2 पर, इसको T3 पर। ये है मेरा एन। एन क्या है इसमें? नंबर ऑफ पार्टिकल है। क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया। नंबर ऑफ पार्टिकल। तो ये मेरा T1 पर है, तो जो इसका एरिया होता है ना, एरिया, एरिया ये कांस्टेंट रहता है टेम्परेचर बढ़ने पर भी। ठीक, टेम्परेचर बढ़ने पर भी एरिया कांस्टेंट रहता है, डज नॉट डिपेंड अपॉन को। इसमें तीन चीज़ें होती हैं। जो ये होता है, ये दूसरे कलर से कर देता हूँ, ये वाली लाइन, एक ये वाली लाइन, एक ये वाली लाइन, ये होती है मेरी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये होती है आरएमएस स्पीड। आरएमएस होती है कि ये क्या बोलते हैं, एवरेज होती है, एवरेज होती है, ये होती है एवरेज, और ये होती है आरएमएस स्पीड। हम इस वाले ग्राफ की बात कर रहे हैं अभी सिर्फ। कैस्ट में हम इसको पढ़ते हैं, बोल्ट्जमैन लॉ, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को भी बोलते हैं। अब इसमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ाने पर देखो ये फैल रहा है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, एज टेम्परेचर इंक्रीज, तो जो ग्राफ का पीक है, जो ग्राफ का पीक है वो आगे शिफ्ट होता है, आगे शिफ्ट होता है, पहली बात। दूसरी बात, और नीचे हो जाता है। देखो T2 टेम्परेचर, ये मान लो T1 है, मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, तो T1 से ज़्यादा है, T2 से ज़्यादा है T3, तो मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, लेकिन एरिया कांस्टेंट रहता है। बट एरिया कांस्टेंट रहेगा तीनों का। ठीक, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं हम अब क्वेश्चन पर। क्या है क्वेश्चन? मॉलिक्यूल गिवन मास ऑफ द गैस आरएमएस वेलोसिटी। आरएमएस वेलोसिटी दी गई है 1 की 27 डिग्री पर, और प्रेशर दिया गया है, इतना है। व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ गैस, जब टेम्परेचर को इतना किया और प्रेशर को इतना किया, तो आरएमएस वेलोसिटी कितनी होगी? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ खास है नहीं इसमें। क्यों खास नहीं है भाई? क्योंकि देखो, मुझे प्रेशर बता दिया गया है कि इतने से चेंज हो रहा है, और टेम्परेचर बता दिया गया है। तो हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे? हम इसमें अप्लाई करेंगे V इज इक्वल टू क्या? V इज इक्वल टू क्या होता है? V इज इक्वल टू रूट ऑफ RT/M। अब आप बोलेंगे भाई इसमें प्रेशर भी चेंज हो रहा है, तो सर ने क्या बोला था? जब प्रेशर चेंज हो रहा है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P भी तो होगा। इसको क्यों नहीं यूज़ करो? इसको नहीं यूज़ करेंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर प्रेशर चेंज हो रहा है तो डेंसिटी भी चेंज हो रही होगी। तो क्या फार्मूला हो जाता था? 3P/ρ। तो अगर जैसे जैसे ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। तो प्रेशर की वजह से VRMS में कोई चेंज नहीं आएगा, इसीलिए सिर्फ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा √T के। तो हम कर लेते हैं V2/V1 इज इक्वल टू रूट ऑफ T2/T1। V2 कितना है? V2 मतलब मुझे जो निकालना है। V1 कितना है? मुझे जो निकालना है V2। V1 कितना है? 200 है। T2 कितना है? T2 मेरा है, जो टेम्परेचर बाद में था, 127, मतलब 400 केल्विन। 400 केल्विन। इनिशियल कितना है? 300। 0 0 0 0 कैंसिल। तो V2 इज इक्वल टू 200 √4/3। तो 200 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई √3। तो ये मेरा हो जाएगा 400/√3। ये आपको समझ में आया कि हम प्रेशर को क्यों नहीं यूज़ किया? क्योंकि डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी। अगर प्रेशर कम हो रहा है, तो प्रेशर कम हो रहा है ना, आधे का आधा हो रहा है कि और कम हो रहा है? 1/10 हो, 5 दूनी 10, मतलब कम हो रहा है, तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो प्रेशर की वजह से VRMS में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब ये एनर्जी है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की। ठीक, तो मुझे एवरेज बताना है। एवरेज मतलब मीन मतलब सिंपली जो सेम रहती है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये भी इसका F कितना होगा? ये भी डायटोमिक है, ये भी डायटोमिक है। तो दोनों अगर सेम टेम्परेचर पर हैं, सेम टेम्परेचर, ये ध्यान देना, सेम टेम्परेचर पर है, तो कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? दोनों सेम टेम्परेचर पे, तो एनर्जी क्या हो जाती है? हाफ FRT या फिर KBT, F/2 KBT, ये भी सही है, KBT।
तो ये एफ तो सेम है, अगर एफ सेम है तो एनर्जी भी सेम हो जाएगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। टू वेसल्स सेपरेटली कंटेन टू आइडियल गैस ए 8 एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर बीइंग ट्वाइस दैट ऑफ, ये ए नहीं है, ये बी है, बी है, ये बी है। अंडर द सच कंडीशन डेंसिटी ऑफ ए इज 1.5 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ बी, द रेशियो ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, क्या है सिंपल सा क्वेश्चन। मुझे बोल रहा है कि मुझे रेशियो बताना है। पहले देखो, पहला वाला रिलेशन को पहले आप इंटरप्रेट करो, पहले वाले रिलेशन को आप इंटरप्रेट करो। क्या है पहला वाला रिलेशन? पहला वाला रिलेशन ये कह रहा है क्वेश्चन में कि जो इसका प्रेशर है, प्रेशर वो कितना है, ट्वाइस है। ट्वाइस मतलब प्रेशर ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ प्रेशर ऑफ बी, ये पहला डेटा। दूसरा, डेंसिटी ऑफ ए इज 1.5 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ बी। 1.5 को 3/2 भी लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ बी। तो मुझे नंबर ऑफ मोल बताने हैं, नंबर ऑफ मोल का रेशियो बताना है, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। इतना चीज़ें पता है। अब इसको यूज़ करके ये लिख सकते हैं हम लोग, प्राइम मिनिस्टर अपॉन राष्ट्रपति। याद है कि भूल गए? याद है सर, याद है सर, मतलब वो सर की आदत पड़ गई है, मैं सर थोड़ी हूँ यार, मैं तो आपका रामलाल हूँ भाई, यो हूँ, रामलाल नहीं हूँ, ठीक है, दोनों हूँ। तो मॉलिक्यूलर वेट। तो अब देखो यहाँ से ये जो m है वो कैसे प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। तो मैं अगर इसको सीधा सीधा लिखूँ तो मॉलिक्यूलर वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, बस अब इसको पुट कर देना है। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, m ऑफ a m ऑफ b। अब डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सीधा डेंसिटी ऑफ a अपॉन डेंसिटी ऑफ b हो जाएगा। प्रेशर डिवाइड में है तो मैं ऐसे करता हूँ, सिंपल रहता है। तो प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ बी। अब जब इसको हम डिवाइड को कन्वर्ट करते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो डेंसिटी ऑफ ए, डेंसिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय प्रेशर ऑफ बी, प्रेशर ऑफ ए हो जाएगा। इनवर्स प्रोपोर्शनल था ना, बस अब इसमें वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। देखो एक काम करते हैं, देखो डेंसिटी ऑफ ए ये है, तो मैं इस डेंसिटी को इधर लेके जाऊंगा तो ये डेंसिटी ऑफ ए अपॉन बी बन जाएगा, जो कि 3/2 हो जाएगा। इसको यहाँ लेके जाओ तो ये 3/2 बन गया, ठीक है। और इसको इधर लेके जाएंगे तो पी ए अपॉन पी बी बन जाएगा। एक काम करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, इसको, तो ये 1/2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, पी बी अपॉन पी ए, मतलब हाफ हो जाएगा। ये इसको मैं हाफ कर दिया तो ये कितना हो गया, 3/4 आ गया मेरा आंसर, यही तो निकालना था, 3/4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेन फ्री पाथ का फॉर्मूला, मेन फ्री पाथ का फॉर्मूला आप रट्टा मार लो। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, L इज इक्वल टू 1/2 पाई n डी स्क्वायर, वेयर डी इज, सॉरी हमारे सर, हमारे देवता, डायमीटर, ठीक। n क्या है? नंबर ऑफ मोल? नो, नंबर डेंसिटी है शायद यार, नंबर डेंसिटी होता है या नंबर ऑफ मोल होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है आई थिंक, एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है यार, छोड़ जाने दो, फॉर्मूला याद है ना बस। तो ये रूट नहीं, रूट होगा, सॉरी रूट होगा क्या, ये रूट होगा। तो कौन सा वाला आंसर हो जाएगा? रूट होता है कि नहीं होता है? होता है, तभी तो फार्मूले में है। तो ये मेरा ये वाला कुछ ऐसा लग रहा है क्या, वैसे ही, इसलिए ये वाला हो जाएगा। आगे चलते हैं। मेन फ्री पाथ जो L है वो गैस मॉलिक्यूल पर कैसे डिपेंड करता है? डायमीटर के इनवर्सली है, ये देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। मेन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस रेडियस पे कैसे डिपेंड करता है? जैसे डी स्क्वायर पे डिपेंड करेगा वैसे ही रेडियस पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन में पहले से ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल दिया है तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं। फॉर मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस n मॉलिक्यूल, इतने मॉलिक्यूल हैं फॉर मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस एंड मेन फ्री पाथ दे दिया है L। कैलकुलेट द डायमीटर, हमको डायमीटर बतानी है। L क्या होता है? L इज इक्वल टू 1/√2 पाई n डी स्क्वायर। तो मुझे डी स्क्वायर बताना है तो डी स्क्वायर को इधर लाओ, 1/√2 पाई L। स्क्वायर को हटाएंगे तो दोनों साइड रूट लगाएंगे तो ये मेरा बन जाएगा क्या, रूट 1/√2 पाई L। अब इसको वैल्यू पुट करो, आंसर लाओ। √2 की वैल्यू 1.4 होती है, 7 तो √3 की होती है, पाई की वैल्यू
14। एल की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, एन और एल, एन भी है भाई। एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ एल की वैल्यू कितनी है? 10⁻², 10⁻²। इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरा कुछ आंसर जो मैंने पहले से ही कैलकुलेट करके रखा था, क्योंकि सर ने बोला था कैलकुलेट कर लेना, तो मैंने कैलकुलेट किया था। तो मेरा क्या आ रहा था आंसर, देख लेते हैं। अब यार डेटा थोड़ी याद रहेगा, ये कुछ आ रहा था मेरा 10⁻³ डिवाइडेड बाई 3.9। तो मैंने 3.9 को 4 ले लिया था और कुछ इसका बना दिया था 2.5 × 10⁻⁻4 अप्रॉक्सीमेशन करके। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक गैस है, एक गैस है, रुको इसको कट कर दूं, जो ऊपर दिख रहा है नहीं दिखेगा। एक गैस है, फिल्ड है वेसल में, टेम्परेचर है उसका क्या? टेम्परेचर है, टेम्परेचर नहीं है भाई, प्रेशर है 80 mm, 80 mm ऑफ Hg, प्रेशर है 80 mm ऑफ Hg मर्क्यूरी एट सेम टेम्परेचर, मोर गैस इज फिल्ड इन वेसल दैट मास इंक्रीज बाय 60%। मास 60% से बढ़ गया तो मुझे रिजल्टेंट प्रेशर बताना है। कैसे निकालेंगे? पहले देखो, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, काम हो जाता है यार। देखो प्रेशर बोल दिया कि 80 सेंटीमीटर है, किसकी वजह से? जितना अगर हम मर्क्यूरी को डालेंगे तो उठेगा। तो प्रेशर कैसे पढ़े हैं हम लोग? प्लेट में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? रो जी एच होता है, रो जी एच। यहाँ पर जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी मतलब वही ग्रेविटी है, और ये जो डेंसिटी है वो एच जी की होगी। ठीक है, तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, आर कॉन्स्टेंट, क्वेश्चन में क्या बोला? सेम टेम्परेचर, टी कॉन्स्टेंट, और क्या बोला? मोर गैस फिल्ड इन वेसल, मोर गैस फिल्ड इन वेसल, उसी वेसल की बात है। तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट, तो पी किसके प्रोपोर्शनल होगा? डायरेक्टली एन के। मोर गैस इज फिल्ड इन वेसल, उसी वेसल में और गैस फिल कर रहे हैं, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एन के। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं P1/P2 इज इक्वल टू N1/N2, लिख सकते हैं। P1 कितना है? 80 है। P2 कितना है? निकालना है। N1 कितना है? मान लेते हैं N0 है, N0 मान लेते हैं। N2 कितना है? अब ध्यान देना, N2 मतलब उसमें 60% इंक्रीज किया है, तो मैं इसको 160 N लिख सकता हूँ। क्यों? ये खुद 100% है, 60% से बढ़ाया तो 160 हो गया, N से N कैंसिल हो गया, तो 80 डिवाइडेड बाई P2 इज इक्वल टू, N से N कैंसिल हो गया तो 1/160। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो जो P2 है वो कितना हो जाएगा बताओ? P2 कितना हो जाएगा? एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। क्या मिस्टेक कर रहा हूँ मैं? एन से एन काटा तो यहाँ 1 नहीं होगा, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये 100 N है। समझे कि नहीं? वाह, गलती होती है। देखो अब यहाँ पर तब ये 100 हो जाएगा, ये 160 हो जाएगा, परसेंट की बात है ना। तो इससे ये काटो, और 5 दूनी 10, 3 2 2 बचे 10, 2 8 16, तो ये कितना हो जाएगा? 80/P2 इज इक्वल टू 5/8। अब मल्टीप्लाई करो, 5P2 इज इक्वल टू 8 28 64, 8 28 64 ही होगा ना। 80 था, 80 तो 640, तो P2 क्या हो जाएगा? 640 डिवाइड बाई 5। इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ मेरा 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 8 चलिए 128 आ जाएगा। तो P2 मेरा 128 आ जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर ऑप्शन नहीं दिया था, ये देखो आ गया क्वेश्चन भाई। गुड क्वेश्चन, टेम्परेचर मिक्सर का क्वेश्चन है यार। टेम्परेचर मिक्सर में एक ही सर ने फार्मूला याद करवाया था, कि बोला था रट डालो रट डालो रट डालो। टू थर्मली इंसुलेटेड वेसल 1 and 2 फिल्ड एयर फिल्ड किया गया है एट टेम्परेचर। तो टी मिक्सर का एक फार्मूला सबको याद होगा, N1F1 T1 प्लस N2F2 T2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस F1 प्लस N2 प्लस F2। ठीक है, एयर है, सब में दोनों में एयर है, तो F F F F कैंसिल, तो टी मिक्सर मेरा आ गया N1 T1 प्लस N2 T2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। ठीक, अब हम इसमें यूज़ करेंगे PV इज इक्वल टू NRT का। कैसे? PV इज इक्वल टू NRT, तो हम NT, ये N और T की जगह पर पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? N और T की जगह पर हम पुट करेंगे क्या? N और T की जगह पर हम पुट करेंगे PVR।
एक सेकेंड, इसको पुट करने से पहले हम क्या करते हैं, इसमें आर नहीं है कहीं ना, दोनों में आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी आर से, इसमें भी आर से, तो ये क्या हो गया, N1 T1 R प्लस N2 T2 R डिवाइडेड बाई N1 R प्लस N2 R। ठीक है। अब जब मैं PV इज इक्वल टू NRT, तो मैं ये देखो ये NRT की जगह पर PV लिख सकता हूँ, लिख सकते हो। तो क्या करेंगे, इसकी जगह पर मैं P1 V1 प्लस P2 V2 लिख सकता हूँ, और NR की जगह पर, सिर्फ NR की जगह पर, सिर्फ PV इज इक्वल टू NRT, मुझे सिर्फ NR लिखना है, तो मैं PV बाई T लिख सकता हूँ उसकी जगह पर, लिख लो क्यों नहीं। तो P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 प्लस P2 V2 डिवाइड बाई T2, ये लिख सकता हूँ, लिख सकते हो। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर P1 V1 P2 V2 डिवाइडेड बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P1 V1 T1 प्लस P2 V2 T2, नीचे T1 मल्टीप्लाई बाई T2 जो कि ऊपर चला जाएगा, T1 और T2, तो यही तो मेरा आंसर है। देखो जरा, ऐसा कुछ है, T1 मल्टीप्लाई बाई T2, P1 P2 P1 P2 P1 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 P1। यार ये दोनों ऑप्शन कुछ सेम से नहीं लग रहे हैं। हाँ देखो, ये तो नहीं होगा, ये ही नहीं होगा, तो P1 V1 P2 V2 P1 V1 P2 V2 P1 V1, ये देखो यहाँ पर T2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यही गलत हो गया, इसलिए ये वाला होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसको काट देता हूँ ताकि अगला क्वेश्चन डिस्टर्ब ना हो इसकी वजह से। कितने क्वेश्चन कर चुके हैं यार ऐसे वाले। टी मिक्सर का क्वेश्चन है भाई। टी मिक्सर क्या होता है, N1 F1 T1 प्लस N2 F2 T2 डिवाइडेड बाई N1 F1 प्लस N2 F2। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हैं, कुछ नया थोड़ी है। देखो अब ये जो CO है ये डाई एटॉमिक है, O2 भी डाई एटॉमिक है, इसमें 2 एटम है तो डाई एटॉमिक, इसमें O2 डाई एटॉमिक है ही। F से F से F से F से F कैंसिल। नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। 14 ग्राम CO का है, CO का मोलिकुलर मास 28 होता है, अब इतनी केमिस्ट्री आनी चाहिए। इसका मोलिकुलर मास 32 होता है, तो 14 बटे 28 कितना हो जाएगा, हाफ मोल। और यहाँ पर ये 16 बटे 16 ग्राम था, तो ये भी हाफ मोल आ जाएगा, तो दोनों का मोल भी सेम, तो N से N से N से N कैंसिल। तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सर T1 T2 डिवाइड बाई 2, T1 कितना है 47 और 27 है, 27 मतलब 300 और 27 27 37 मतलब 20 ज़्यादा, मतलब ये 320 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 2, तो ये मेरा हो गया 620 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 6 2 1 कम 2, 310 केल्विन। 310 केल्विन को मैं अगर मैं 310 केल्विन को अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ डिग्री सेल्सियस में, तो ये मेरा कुछ आ जाएगा 37 डिग्री, जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है लगभग। ये अब आगे अगले क्वेश्चन पर, ये है इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ गामा मिक्सर। गामा मिक्सर का डायरेक्ट गामा मिक्सर का कोई फॉर्मूला नहीं है, 1 + 2/f मिक्सर निकाल लो, आ जाएगा। ऑलरेडी क्वेश्चन डन है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 1.5 आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन के लिए हमको थोड़ी सी चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए, बस थोड़ी छोटे छोटे डेटा है वही पता होना चाहिए। क्या, अगर n मोल, n मान लिया मोल है, तो n मोल अगर डाई एटॉमिक है, वो डिसोसिएट हो रहा है, डाई एटॉमिक गैस है, वो डिसोसिएट हो रहा है, वो ब्रेक कैसे होगा मोनोटॉमिक में, वो ब्रेक होगा 2n मोनो में। कितने में, 2n मोनो में। अगर n मोल अगर ट्राई एटॉमिक है तो वो कैसे ब्रेक होगा, वो ब्रेक होगा सिंपली 3n मोल मोनो में। अरे भाई, एक मोल था डाई एटॉमिक तो 2n में हुआ, और अगर n मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक है तो 3n मोनो में होगा। ये मोल है, मतलब 2n मोल मोनो, 3n मोल मोनो। ठीक, अब थर्ड वाले क्वेश्चन पर क्या है, n मोल, देखो अब ये थोड़ा सा ट्विस्टेड है भाई, ट्राई एटॉमिक है, n मोल, अगर n मोल ट्राई एटॉमिक है, ये अगर ब्रेक करोगे, इसको ऐसे ब्रेक करोगे डाई एटॉमिक में, देखो अगर मोनोटॉमिक में ब्रेक होता तो सीधा 3n होता, डाई एटॉमिक में कर रहे हैं 2 से डिवाइड कर देंगे, बस सिंपल, इतना मोल में ऑफ डाई एटॉमिक। अगर मोनो होता तो सीधा 3n होता, डाई है तो 2 से डिवाइड कर दिए, बस इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। एक वेसल है
ये लेवल अप क्वेश्चन कह सकते हैं या फिर आउट ऑफ रेंज क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, मुझे पता है ना। आप पहली बार पढ़ोगे आपको नहीं पता होगा, मुझे पता है, बट आ सकते हैं यार, क्या पता, किसका भरोसा। एक वेसल है जिसके अंदर ट्राई एटॉमिक है, अगर 50% डिसोसिएट हो रही है, देखो पूरी डिसोसिएट नहीं हो रही है, 50% हो रही है, तो न्यू वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम बतानी है और ऑल द वाइब्रेशन मोड को इग्नोर करना है। तो कैसे निकालेंगे? लेट एन मोल है, लेट करते हैं कि एन मोल है, क्वेश्चन बता दिया है, ट्राई एटॉमिक है जिसका आधा ही डिसोसिएट हो रहा है। अगर एन है तो n/2 ट्राई एटॉमिक ही हो रही है और n/2 डिसोसिएट हो रही है। क्वेश्चन में बोल दिया है डिसोसिएट हो रही है किसमें? इंडिविजुअल एटम, मतलब मोनो एटॉमिक, तो अगर देखो, ध्यान देना मेरी बात, अगर क्वेश्चन में बोला होता 50% नहीं पूरा, तो ये सीधा सीधा मैं लिख सकता था, तब 3n हो जाएगा। n मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक 3n ऑफ मोनो में होगी, ठीक। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला? 50%, तो इसकी आधा, तो 3/2 मोनो एटॉमिक होगी, ठीक। अगर क्वेश्चन में 50% नहीं बोला होता तो सीधा 3n मोनो एटॉमिक हो जाती, जैसे कि यहाँ पर देखो दिया गया है ना, n मोल पहले डाई एटॉमिक है, n मोल ट्राई एटॉमिक 3n में होती है, तो 3n में होती, लेकिन 50% है तो 3/2 हो गया, ठीक। अब क्या, ये मेरा मोल आ गया। अब सिंपली हम गामा एफ मिक्सिंग का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है एफ मिक्सिंग का फॉर्मूला? n1f1 प्लस n2f2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, ठीक है। नंबर ऑफ मोल हमको पता है, नंबर ऑफ मोल दिया हुआ, ये नंबर ऑफ मोल तो हम लोग खुद ही ऐड तोड़े हैं। n1 क्या है? n1 पहला जो था, जितना मतलब बचा है, कितना है? n/2 पहला वाला, कितना है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम? ट्राई एटॉमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 6, प्लस बाद में कितना है? 3/2 हो गया, और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनोटॉमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, डिवाइडेड बाय किस कर देंगे? डिवाइडेड बाय कर देंगे n/2, 50% ही था ना बच्चा, 50% प्लस 3n/2। इसको जब सॉल्व करेंगे, देखो 2 कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके, तो ये हो जाएगा 6n प्लस 9n प्लस 3 4n, तो n से n कैंसिल, 9 6 15, 15/4, 4 3 12, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट समथिंग में एक ही ऑप्शन है, बी वाला, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, सबने होमवर्क दिया था, मैंने किया था, आपने नहीं किया, आपकी गलती, आपने नहीं किया तो। हाइड्रोजन और हीलियम गैस है, ठीक है, हैविंग वॉल्यूम V, टेम्परेचर T, सेम प्रेशर P, सेम प्रेशर है, सेम वॉल्यूम है, प्रेशर भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, PV इज इक्वल टू nRT में। नंबर ऑफ मोल सेम नहीं, देखो प्रेशर सेम है, हैविंग वॉल्यूम भी, मतलब वॉल्यूम भी सेम है, R सेम होता ही है, टेम्परेचर भी सेम है, तो सिर्फ अलग क्या है? n मोल। तो मैंने मान लिया कि जो पहली वाली गैस है वो n1 मोल है, दूसरी वाली n2 मोल है, ठीक है। तो n1 क्या हो जाएगी? PV क्या होता है? PV इज इक्वल टू nRT, तो n क्या हो जाएगी? PV/RT, और n2 क्या हो जाएगी? PV/RT। क्वेश्चन में भाई बोल दिया है ना भाई कि P सेम है, V सेम है, T सेम है, तो मुझे रिजल्टेंट प्रेशर बताना है। जब दोनों को मिक्स कर देंगे तो प्रेशर, सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा, प्रेशर तो बढ़ जाएगा ना। और देखो जब मिक्स किया तो वॉल्यूम सेम था और टेम्परेचर भी सेम था, इसीलिए टेम्परेचर और वॉल्यूम सेम है, लेकिन प्रेशर के बारे में नहीं बताया, तो वही प्रेशर निकाल लेंगे। तो हम लोग एक काम करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, n1 n2 कितना हो जाएगा? PV/RT प्लस PV/RT, तो ये क्या हो जाएगा? 2PV/RT, हाँ हो गया। अब क्या करेंगे? अब सिंपली हम इसको पुट कर देंगे किसमें? आइडियल गैस वाली इक्वेशन में, P-V इज इक्वल टू RT, ये दोनों सेम ही है, ये मैं n- ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब मैं P- को इधर ले जाता हूँ, ये n- हो गया, ये RT हो गया, ये V हो गया, ये मेरा n- है, n-, ठीक। अब देखो ये 2PV/RT है, मल्टीप्लाई बाय ये RTV है। अब देखो V से V कैंसिल, RT से RT कैंसिल, तो जो नया प्रेशर था P- वो कितना हो गया? 2P। सिंपल सा क्वेश्चन था यार, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना था ये वाला। मिलते हैं अगले चैप्टर में जो है हमारा ऑसिलेशन, तब तक के लिए ओके बाय।